दिल्ली के पास गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर बवाल फिर हो गया। प्रशासन ने वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों को 25 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ने की अनुमति दी थी, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और उनके लोग ऐसी ही एक जगह पर पहुंच गए और खुले में नमाज का विरोध करने लगे। हिंदू संगठनों से जुड़े ये लोग जब गुरुग्राम के सेक्टर 37 पहुंचे तो वहां मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उनके वहां पहुंचते ही भगदड़ जैसे हालात बन गए। खुले में नमाज का विरोध करने के लिए हो रही नारेबाजी से कुछ लोग वहां से हट भी गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों को वहां से हटाना शुरू कर दिया। वो खुले में नमाज का विरोध करने वालों को हिरासत में लेने लगी, जिसके बाद प्रदर्शन करने वाले अपनी मांग और जोर शोर से उठाने लगे। जिस समय इन लोगों को पुलिस की गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया गया, वो बिना रुके जय श्री राम के नारे भी लगाते रहे। पुलिस ने विरोध करने पहुंचे हिंदूवादी संगठनों के करीब 12 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। सौभाग्य की बात है कि गुरुग्राम में सड़कों और खाली जमीनों पर नमाज पढ़ने का बवाल 3 साल पहले शुरू हुआ था। तब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने प्रशासन को चिट्ठी लिखकर बताया था कि गुरुग्राम में 1.5 दर्जन मस्जिदों पर अवैध कब्जा है, जिसे हटाया जाए तो वक्फ बोर्ड उन मस्जिदों की मरम्मत करा देगा। लेकिन उस पर कार्रवाई करने के बजाय प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए जगह तय कर दी, जिसका वहां के हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं, जिसके बाद यह बवाल प्रशासन के लिए भी सिरदर्द बन चुका है। पंजाब के रोपड़ में अभिनेत्री कंगना रनौत को उनके महिलाओं पर दिए गए एक बयान पर विरोध झेलना पड़ा। वहां किसानों और महिलाओं ने कंगना के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन किया कि उनको उनसे माफी मांगनी पड़ गई। कंगना रनौत ने बयान दिया था कि महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए 100 रुपए दिए जाते हैं, जिससे आग बबूला लोगों ने रोपड़ में कंगना की गाड़ी को रोक दिया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं और बाकी लोगों ने कंगना की गाड़ी को ऐसा घेरा कि वो करीब 1.5 घंटे तक वहीं खड़ी रहीं। कई प्रदर्शनकारी तो गाड़ी के सामने सड़क पर बैठ गए और कंगना के सामने ही उनके खिलाफ नारे लगाने लगे, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंच गई और कंगना को वहां से निकालने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने तो जैसे ठान लिया था कि वो बिना माफी मांगे कंगना को जाने नहीं देंगे। बात हाथ से निकलती दिखी तो कंगना ने झुकने का फैसला किया और गाड़ी का शीशा खोलकर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं से मिली। उन्होंने उनसे माफी तो मांगी ही, साथ ही उन्हें यह भी बताया कि उनका बयान केवल शाहीन बाग में आंदोलन करने वाली महिलाओं के लिए था। कंगना के माफी मांगते ही उन महिलाओं का दिल मोम की तरह पिघल गया और वो कंगना को बेटी बोलकर समझाने लगी, जिसके बाद कंगना गाड़ी से बाहर आई और उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का शुक्रिया अदा किया। वैसे ये सब कंगना ने माफी मांगने के बाद किया, लेकिन इससे पहले उनके तेवर दूसरे ही थे। उन्होंने गाड़ी में बैठे बैठे एक वीडियो बनाया और आरोप लगाया कि पुलिस नहीं आती तो वहां लिंचिंग हो जाती। अगर यहाँ पे पुलिस ना हो तो यहाँ पे लिंचिंग हो ओपनली। शेम ऑन दीज पीपल। पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाली कंगना रनौत मनाली से मुंबई जाने निकली थी और जैसे ही किसानों को भनक लगी वो वहां पहुंच गए और उन्होंने कंगना की गाड़ी को रोक दिया। सौभाग्य की बात है कि कंगना रनौत किसान आंदोलन के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपने बयानों की वजह से अक्सर विवादों में रही हैं और उसी कड़ी में उन्होंने एक बुजुर्ग महिला किसानों को शाहीन बाग वाली दादी बता दिया था, जिस पर काफी बवाल भी पिछले साल हुआ था, जो कंगना रनौत के रोपड़ आने की खबर मिलते ही फिर से सुलग उठा, जिन्हें किसानों और महिलाओं ने घेर लिया और 2 घंटे बाद भी तभी जाने दिया जब कंगना ने उन महिलाओं से माफी मांगी। यूपी की राजधानी लखनऊ में दरोगा के साथ मारपीट के 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया गया कि पीलीभीत के दारोगा अल्पसंख्यक आयोग से कुछ दस्तावेज लेने लखनऊ पहुंचे थे और लौटते वक्त एक बाइक सवार को बचाने में उनकी कार एक होटल के बाहर खड़ी दूसरी कार से टकरा गई, जो बारात में आए लोगों की थी। जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने दारोगा के साथ अभद्रता शुरू कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में कुछ लोग दारोगा से जबरन वर्दी और बेल्ट खोलने को कहते सुनाई पड़े। ये सब चल ही रहा था कि बारात में शामिल कई और लोग मौके पर पहुंच गए और दारोगा विनोद कुमार के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। इसी दौरान एक शख्स को ताव आया और उसने वर्दी वाले को एक के बाद एक 2 थप्पड़ जड़ दिए। हालांकि इस दौरान वहां मौजूद इक्का दुक्का लोग बीच बचाव करते भी नजर आए। चूंकि बदतमीजी पर उतारू लोगों के बीच दारोगा फंस गए, इसलिए उस वक्त उनके पास बचाव का कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन उनके चंगुल से छूटने के बाद दारोगा विनोद कुमार ने हसनगंज थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वो वीडियो भी मिल गया, जिसमें सभी आरोपियों के खिलाफ सबूत थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए थप्पड़ मारने के आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सभी को अरेस्ट कर लिया गया है और उसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक बार पुलिस का शिकंजा कसते ही आरोपियों की अकड़ ढीली पड़ते देर नहीं लगी। आपने जो
दरोगा जी को थप्पड़ मारा है, वो सही किया है कि गलत? गलत किया है। यूपी पुलिस ने इस मामले में की गई कार्रवाई की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए भी दी ताकि लोगों तक सही संदेश पहुंचे। सौभाग्य की बात है कि लखनऊ में दारोगा को थप्पड़ मारने वाले दबंगों पर दारोगा की कार से लैपटॉप और दूसरा सामान लूटने का आरोप भी है, जिसमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक वकील भी है जिसकी शादी के रिसेप्शन के दौरान यह घटना हुई थी। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के ओपीडी में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टर आज से बेमियादी हड़ताल पर चले गए, जिसका असर ओपीडी की सेवाओं पर पड़ा। रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फोडा की तरफ से बताया गया कि उनकी हड़ताल को सभी सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों का समर्थन मिला और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए हड़ताली डॉक्टरों ने अस्पतालों के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए, जिसकी एक तस्वीर राम मनोहर लोहिया अस्पताल से आई। 1 2 3 4 रेजिडेंट डॉक्टरों ने नीट पीजी 2021 की काउंसलिंग में देरी को लेकर हड़ताल करने का ऐलान कुछ दिन पहले ही कर दिया था। दिल्ली के ही सफदरजंग अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करने वालों ने दावा किया कि काउंसलिंग में देरी की वजह से पीजी फर्स्ट ईयर के छात्रों का नामांकन नहीं हो पा रहा और इसी वजह से वो रोजाना 18 घंटे से ज्यादा काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से उन्होंने बीते 1.5 साल से तनाव के बावजूद काम किया, लेकिन अब कोरोना के नए वेरिएंट के आने के बाद डॉक्टरों की कमी का दबाव वो नहीं झेल सकते। ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमें कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन नहीं मिलता है। अगर हमें इसे और आगे बढ़ाना पड़ा तो बढ़ाएंगे। हड़ताली डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की। सौभाग्य की एक बात है कि मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमडी, एमएस और एमडीएस में दाखिले के लिए परीक्षा हो चुकी है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन एडमिशन शुरू नहीं हुआ क्योंकि इस बात पर कानूनी लड़ाई चल रही है कि ओबीसी यानी पिछड़ी जातियों और ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 8 लाख रुपए की सालाना आमदनी की सीमा भी तय की थी और अब केंद्र सरकार ने उसकी समीक्षा करने के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद ही मेडिकल कॉलेजों में पीजी के दाखिले शुरू होंगे। दिल्ली के पास गुरुग्राम में दिल्ली पुलिस के एसीपी के बेटे से हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। यह मामला 26 नवंबर का है। आरोप लगा कि एक पेट्रोल पंप पर एसीपी के बेटे के साथ वहां के कर्मचारियों ने उस दिन मारपीट की, जिसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें पीली जैकेट पहना एक शख्स और उसके साथी मारपीट करते दिखे। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहे जिस शख्स से मारपीट की गई वो दिल्ली पुलिस के एसीपी का बेटा है, जिसे कुछ लोगों ने घेर लिया। इन लोगों की पहले उससे बहस हुई और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि पीली जैकेट पहना शख्स डंडा लेकर आ गया, जिसके बाद उसने और उसके साथियों ने पीड़ित को दौड़ा दिया। वीडियो में दिखा कि इन लोगों ने बैरिकेड के पास पहुंचकर उसे घेर लिया। आरोप लगा कि इन लोगों ने उसे इतना पीटा कि वो 5 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। एक दिन पहले ही उसने पुलिस को इस बारे में बयान दिया था, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया। सौभाग्य की बात है कि गुरुग्राम में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने जिस आदमी पर जानलेवा हमला किया वो भारत सरकार की नवरत्न कंपनी में मैनेजर है और बताया जा रहा है कि उन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से चार्जिंग पॉइंट के बारे में पूछा था, जिस पर कहासुनी हुई और पेट्रोल पंप के कर्मचारी गुस्से में पागल हो गए। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिर गया। दिसंबर की शुरुआत होते ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई हिस्सों में अच्छी खासी मात्रा में बर्फ गिरी, जिसका असर कुछ ऐसा हुआ कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी जम सी गई, जिसकी कुछ तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति से भी सामने आई। वहां बीते 3 दिन से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिस वजह से पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए और पेड़ पौधों को देखकर तो ऐसा लगा मानो उनकी टहनियों पर हरे पत्तों की जगह रुई ने ले ली हो। सबसे बुरा हाल तो केलांग का रहा, जहां का तापमान पूरे राज्य में सबसे कम दर्ज किया गया। वहां का पारा -13 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम में हुए इस बदलाव के बाद कम ही लोग घर से बाहर सड़कों पर दिखाई दिए। कुछ इसी तरह के हालात उत्तराखंड के कई जिलों में बर्फ गिरने के बाद बन गए। चमोली के जोशीमठ से जो तस्वीरें सामने आईं, उनमें वहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आई। पहाड़, मकान, पेड़ और सड़कें बर्फ से ढक गईं। इन हालात में वहां भी लोग ठंड बढ़ने से अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। उत्तरकाशी की ऊंची चोटियों पर भी बर्फ गिरने का सिलसिला शुरू हो गया और मौसम विभाग ने आशंका जताई कि अगले 3 दिन तक वहां इसी तरह बर्फ गिरती रहेगी। ऐसे में वहां के लोगों को भी कड़ाके की ठंड महसूस होने लगी। सौभाग्य की बात है कि 3 दिन पहले अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र, गुजरात से होते हुए उत्तर भारत की तरफ बारिश वाले बादल आए और मौसम बदल गया, जिसका असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश के रूप में दिखा। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने लगी, जिसके बारे में मौसम वैज्ञानिकों ने अंदाजा लगाया है कि बारिश और बर्फबारी का दौर अगले 2-3 दिन तक जारी रह सकता है।
महाराष्ट्र के ठाणे से डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां भिवंडी कल्याण रोड पर एक तेज रफ्तार से आता ट्रक दो लोगों के लिए मुसीबत बन गया। बताया गया कि ये दोनों लोग अपने घर के सामने खड़े हुए थे कि तभी पीछे से आए ट्रक ने वहां खड़ी एक कार को टक्कर मार दी, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। इसमें वो ट्रक बहुत तेज स्पीड से आता दिखाई दिया। उसने जैसे ही सड़क किनारे खड़ी सफेद कार को टक्कर मारी, कार उछलकर आगे आ गई। ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों लड़के सामने खड़ी मोटरसाइकिल और पीछे से आई कार के बीच फंस गए। बताया गया कि इस हादसे में घायल हुए दोनों लड़के फौरन ट्रक ड्राइवर को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वो मौका पाते ही वहां से भाग निकला। सौभाग्य की बात है कि भारत में सड़क हादसों में हर 5वीं मौत किसी ट्रक से ही होती है और ट्रक हादसों में सड़क पर दूसरे लोग ही नहीं मरते बल्कि ट्रक ड्राइवरों की जान भी जाती है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बेकाबू रफ्तार ही होती है। यूपी की बलिया नगर पालिका की बैठक में एक अधिकारी और एक पार्षद के बीच झड़प हो गई। इस बीच विकास पांडे नाम के इस पार्षद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और एक अधिकारी पर घोटाले के गंभीर आरोप लगाने के बाद कुछ ऐसा कर दिया जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन इससे ठीक पहले बलिया नगर पालिका के पार्षद विकास पांडे बैठक में फूलों की माला लेकर पहुंच गए और वहां कुर्सी पर बैठे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को जबरन फूल माला पहनाने की कोशिश करने लगे। अरे यार, ये कौन बात बोली यार? वो यही नहीं रुके और घोटाले के आरोप वाला सर्टिफिकेट जबरन अधिकारी को थमाने की कोशिश करते दिखे। पार्षद विकास पांडे को ऐसा करने से रोकने के लिए वहां कुछ लोग जुट गए और पुलिस भी उनके पास पहुंच गई। इसके बावजूद उन्होंने जमीन पर रखी किसी चीज से चूना निकालकर अधिकारी के चेहरे पर लगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। इसके बाद उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष और उस अधिकारी पर कई योजनाओं में भ्रष्टाचार करने के गंभीर आरोप लगाए। स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर अभी तक ये सब 15 करोड़ रुपया ये कहां ले गए हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं। हंगामे के बीच पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन वो पुलिस से भी धक्का मुक्की करते नजर आए। मुझे पकड़ सकते हैं, मेरी बात सुनिए। हम सब कुछ देर तक यह हंगामा चलता रहा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सौभाग्य की बात है कि बलिया शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूर ददरी में पशु मेला चल रहा है, जहां नगर पालिका के कैंप ऑफिस में एक पार्षद 3 साल पुराना हिसाब चुकाने पहुंचे, जिनका आरोप था कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उनका वार्ड पहले नंबर पर था, लेकिन नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी ने अब तक इनाम का पैसा नहीं दिया और उसी मुद्दे पर बात छिड़ी तो इतनी बढ़ी कि पार्षद ने अधिकारी पर चूना फेंक दिया, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। विवादों में रहने वाले पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्होंने चंडीगढ़ में पार्टी का हाथ थामा और इस दौरान मुख्यमंत्री चन्नी और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी मौजूद रहे। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और कहा जा रहा है कि कांग्रेस उन्हें पंजाब में अपना स्टार प्रचारक बना सकती है। मूसेवाला अपने कई गानों की वजह से विवादों में रहे, क्योंकि उनमें हथियारों का प्रदर्शन किया गया था, जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार में ही उन पर मुकदमा तक दर्ज हो चुका है। झारखंड के गिरिडीह से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ लोगों ने चोरी के आरोप में एक आदमी की जमकर पिटाई की। बताया गया कि वो अपने 2 साथियों के साथ वहां पहुंचा था, लेकिन वो दोनों भाग गए और लोगों ने इसे पकड़ लिया, जिसके बाद उन्होंने उसकी खूब पिटाई की, जिससे वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। क्योंकि एक घर में चोरी की नीयत से घुसने के आरोप में कुछ लोगों ने उसे बुरी तरह मारा। हालांकि उसने कई बार हाथ पैर जोड़े, लेकिन उन लोगों को उस पर तरस नहीं आया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग आरोपी को जमीन पर लिटाकर डंडों से बुरी तरह पीटते नजर आए, लेकिन मारपीट करने वालों का दिल नहीं पसीजा और वो उसे लगातार पीटते रहे। बताया गया कि बाद में पुलिस ने हत्या के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। सौभाग्य की बात यह कि झारखंड में 5 साल पहले मॉब लिंचिंग पर बड़ा भारी बवाल मचा था और उस पर दिल्ली तक राजनीति हुई, लेकिन वहां भीड़ के सिर पर खून सवार होने का सिलसिला बंद नहीं हुआ। जो कभी चोर तो कभी बच्चा चोर बताकर किसी को भी पकड़ती है तो अक्सर पीट पीट कर मार डालती है। और इसी साल वहां मॉब लिंचिंग में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी, जिस पर रोक लगाने का कोई तरीका पुलिस नहीं ढूंढ पा रही। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने टास्क फोर्स का गठन कर दिया। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करके दी और बताया कि प्रदूषण को कम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए टास्क फोर्स के गठन की जानकारी भी हलफनामे में दी गई। इन नियमों के तहत दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूल भी अगले आदेश तक बंद रखे जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी राज्य प्रदूषण को कम करने पर ध्यान दें और केंद्र को आदेश दिया कि जो भी हलफनामे में कहा गया उसे लागू करें। सुनवाई के दौरान इस मामले में यूपी सरकार के वकील की तरफ से दलील दी गई कि जो हवा दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण फैला रही है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही। इस पर कोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि क्या वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की फैक्ट्रियों को बंद करवा दे। कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी भी की कि यूपी सरकार के वकील
पाकिस्तान पर नहीं, यहां के मुद्दों पर बात करें।